In this video, we will be doing Class 8 English Chapter 3. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Glimpses of the Past का मीनिंग होता है अतीत की झलकियां, यानी पास्ट की कुछ झलकियां। ये लेसन जो है ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कि कुछ पिक्चर्स में हमको इंडिया की हिस्ट्री की झलकियां दिखाई गई हैं 1757 से लेकर 1857 तक। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। तो इसमें जो ये पिक्चर्स दिखाई हुई हैं और ये स्पीच बबल्स हैं, जिनको स्पीच बबल्स बोलते हैं, जिसमें जो पिक्चर में इंसान दिखाए गए हैं वो कुछ कह रहे हैं, उसको स्पीच बबल बोलते हैं। और इनसे हमें ये क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारे देश में कंडीशंस थी 1757 और 1857 के बीच में, जिनकी वजह से हमारे इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। फर्स्ट है मार्टियर्स। तो मार्टियर्स का मीनिंग होता है शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, तो शहीदों के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ दिल्ली में, जिसमें कि ये लता मंगेशकर हैं और ये हमारे इंडिया के जो लीडर्स हैं वो हैं, और इन्होंने हमारे शहीदों के लिए एक गाना गाया था जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, ओ माय कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। तो ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये गाना उन्होंने हिंदी में गाया था। लता मंगेशकर एक बहुत फेमस सिंगर हैं जिन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ओ माय कंट्रीमैन मतलब ऐ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये सॉन्ग बहुत फेमस सॉन्ग है जो हम बहुत बार सुनते हैं, अपने स्कूल में भी सुनते हैं, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पर बहुत बारी सुना जाता है। तो इसमें बेसिकली ये शहीदों के लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि जैसे रानी झांसी, ऐसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे और शहीद जो हमारे देश के थे, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शहीद हुए थे, उनके लिए। नेक्स्ट पिक्चर है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बात हो रही है। कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे अपना जो पैर है वो इंडिया में बढ़ा रही थी और इसमें वो विजयी भी हो रही थी। तो विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर, वेपन्स का मतलब होता है हथियार। उनके पास इंग्लिश लोग, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास सुपीरियर वेपन्स थे, और वो धीरे धीरे 18th सेंचुरी में अपने आप को बढ़ा रहे थे इंडिया में। आप ये देख सकते हैं, ये 1765 का मैप है इंडिया का, जिसमें ये येलो जो है ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि हमारे अपने राजाओं के स्टेट्स हैं, और जो ये पिंक में दिखाया गया ये ब्रिटिश टेरिटरी है जो उन्होंने 18th सेंचुरी में यानी 1765 में ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था। यहाँ इतने जगह पर उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। और ये तो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, क्योंकि इंडियन जो राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि वो दूरदर्शी नहीं थे, वो ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकते थे। तो जब भी उनको आपस में कभी लड़ाई होती थी तो एक राजा को जैसे दूसरे ने अगर हराया तो वो कहता था, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो वो कहता था कि इंग्लिश जो लोग हैं, मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनको बुलाओ, वो मुझे मदद करेंगे दूसरे राजा को हराने में। तो आपस में वो बहुत दुश्मनी पाल रखी थी, और जिसमें वो हमेशा अंग्रेजों की मदद लेते रहते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स।
तो जो लोग थे उनमें शांति नहीं थी, क्योंकि लगातार ये आपस में जो राजा लोग थे हमारे भारत के, वो लड़ते रहते थे। द राइवलरीज helped the East India Company and it could be easily subdue Indian princes one by one। तो जो ये राइवलरीज थी, राइवलरीज का मतलब होता है दुश्मनी जो थी हमारी आपस में, जो प्रिंसेस थे, राजा लोग थे, उनकी आपस में जो दुश्मनी थी, उस वजह से जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने बहुत सारे राजाओं को और भारतीय राजाओं को अपने वश में कर लिया। सबड्यू का मतलब होता है वश में करना। तो a far seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। तो जो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के राजा थे, वो दूरदर्शी राजा थे। फार सीइंग का मतलब होता है जो दूर तक देख सकते हैं, जो समझदार राजा थे। वो मैसूर के राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उनसे लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। तो जो हमारे इंडियंस थे वो कैसे क्या सोचते थे अंग्रेजों के बारे में जब वो हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे। तो कुछ लोग तो सोचते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, कुछ लोग सोचते थे कि अंग्रेज खराब हैं। तो हम पढ़ते हैं, थैंक गॉड देयर इज पीस इन आवर कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कुछ लोग ये सोचते थे कि क्योंकि इंग्लिश लोग हैं तो इसलिए हमारी कंट्री में जो है अभी शांति है और कोई ठग नहीं है, कोई लूट नहीं रहा हमें। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोग बोलते थे कि ये भगवान ने अंग्रेजों को हमारे लिए भेजा है। कुछ बोल रहे थे आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, यानी हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अंग्रेज हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। कुछ लोग सोचते थे कि अंग्रेज खराब है। तो द वाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग। तो जो ये अंग्रेज हैं इन्होंने हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया। डीथ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी से उतार देना, और हमारे राजाओं को मार दिया है। उसके बाद कुछ बोलते थे सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो ये बोल रहा है ये इंसान कि जो कुछ हमारे राजा लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो थे तो हमारे अपने देश से ही। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। लेकिन अब हम जो ये विदेशी हैं, फॉरेनर्स का मतलब विदेशी और स्लेव्स का मतलब नौकर, तो अब हम विदेशियों के नौकर हो गए हैं, इन विदेशियों के। थर्ड पिक्चर है ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों का शासन। तो ये ब्रिटिश रूल 1965 से 1836 तक, क्योंकि इंग्लिश लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? क्योंकि रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो रिलीजियस लीडर होते हैं धर्मगुरु। तो धर्मगुरु जो है वो छुआछूत और चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह का प्रचार कर रहे थे। प्रीच्ड मतलब होता है प्रचार। तो रिलीजियस टीचर हमारे छुआछूत और चाइल्ड मैरिज का प्रचार कर रहे थे, और ये कहते थे, जैसे ये धर्मगुरु हैं, ये बोल रहे हैं एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, यानी कोई भी इंसान जो समुद्र पार करके जाएगा वो अपना धर्म खो देगा, यानी वो धर्म भ्रष्ट कर देगा अपना। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ये एक और हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जो जितना भी दुख और दरिद्री है या दर्द है वो सब लेडीज के कारण है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेडीज हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, वो कैसे उनकी वजह से दुख हो सकता है? द ट्रुथ, ये इंग्लिश लोग आपस में बात कर रहे हैं। द ट्रुथ दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। यानी जो भारतीय लोग हैं उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान को खो दिया है, और ब्रिटिश उनको अपमानित करते रहते हैं, यानी अंग्रेज उनको अपमानित करते रहते हैं। दूसरा ये इंग्लिश मैन अंग्रेज बोल रहा है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट।
इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। नेटिव्स मतलब जो लोकल लोग होते हैं, यानी भारतीय मूल के लोग जो हैं, वो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो ये एक भारतीय भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप सही कह रहे हैं योर ऑनर, यानी अंग्रेज को बोल रहा है कि आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो ये बेसिकली अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। तो जो ये ब्रिटिश लोग थे, ये मर्चेंट्स थे यानी व्यापारी थे, और ये चाहते थे कि इनको जल्दी से प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट मिले, इसलिए उन्होंने हैवी टैक्स लगा दिए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस यानी कर लगा दिए, और फार्म जिसकी वजह से जो किसान थे उनको अपनी फील्ड्स को यानी अपने खेतों को छोड़ना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो ये एक बेचारा किसान है जो अधरंगा है, ये अंग्रेज को कह रहा है कि लेकिन आपके आदमी मेरी मेरी फसल लेकर के जा रहे हैं। और ये जो अंग्रेज है ये कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। कि तुम्हारा बहुत बकाया है, तुम्हारे पैसे बकाया हैं, और तुमने अपने टैक्स पे नहीं किए हैं, और अगर तुम अगले हफ्ते तक पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। तो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने और भी ऐसे ही मेथड्स, तरीके आविष्कार किए जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। जैसे कि एक था, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो होता क्या था कि उस टाइम पर अंग्रेज कच्चा माल हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर के ब्रिटेन में भेज देते थे, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से फिर सामान बना करके हमारे इंडिया में इंपोर्ट करते थे, यानी आयात कराते थे, जिससे इंडिया को बहुत सारा नुकसान होता था, और जो हमारे कंपनियां थी, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, वो उनका काम ठप हो गया। और उन्होंने ये आइडिया एक और लगाया कि जब हम सामान इंग्लैंड से इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी नहीं होना चाहिए, तो जिससे कि इंपोर्ट और आसान हो जाएगा, उनको पैसे कम खर्चने के पड़ेंगे। और दूसरा अंग्रेज कह रहा है अ गुड आइडिया, यानी बहुत बढ़िया बात कही आपने। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल का मतलब होता है अपंग कर देना, यानी खराब कर देना। तो हमारे जो ये नए लॉ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो नए नियम बनाए थे, उनकी वजह से जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्री थी वो अपंग हो गई थी, यानी खत्म हो रही थी। नेक्स्ट है इनएविटेबली famines followed between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation। ये जो नीतियां थी इनके कारण किसान अपने काम नहीं कर पा रहे थे और सूखा पड़ गया, सूखे पड़े, और सूखे में 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस भूख से मर गए, भूखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस। तो हमारे जो एक्सपर्ट आर्टिसन थे यानी कारीगर थे, एक्सपर्ट जो थे, वो जो काम जानते थे अच्छा, उनको बर्बाद कर दिया और उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिश ने जो नियम बनाए थे अंग्रेजों ने, उन नियमों के चलते हमारे जो कारीगर थे वो अपना काम नहीं कर पाए और बर्बाद हो गए। नेक्स्ट है, फोर्थ में है राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय, ये राम मोहन रॉय एक बड़े ही विद्वान इंसान थे। राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो ये एक विद्वान इंसान थे बंगाल से, जो ये जानते थे कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, और ये 1772 से 1833 तक थे। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशंट कल्चर इज ग्रेट।
हमें डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, एंशंट कल्चर का मतलब होता है प्राचीन संस्कृति, वो महान है, इज ग्रेट, एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ग्रेटर अचीवमेंट्स का मतलब होता है बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, यानी बड़े काम करना। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, तो हमें अपनी सोसाइटी यानी अपने आसपास को सुधारना चाहिए। हमें सुधार की जरूरत है हमारी सोसाइटी में। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है। रूइनिंग का मतलब बर्बाद होता है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। जो काउज होती हैं, गायें होती हैं, उनका सबका कलर अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो दूध का रंग होता है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। जो हमारे टीचर्स हैं, गुरु हैं, वो अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हर एक धर्म का जो एसेंस है यानी भाव है, या जो धर्म जो हमको सिखाते हैं वो सब सेम है। यानी सबका जो सीख मिलती है सब धर्मों से वो एक ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन राय थे वो विज्ञान और आधुनिक नॉलेज से आकर्षित होते थे। वो जो राजा राम मोहन राय थे वो विज्ञान और आधुनिक नॉलेज से, आधुनिक ज्ञान से आकर्षित होते थे। वो चाहते थे कि हम विज्ञान की सुने और आधुनिक बने। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो हमारा ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी व्यवहारिक होना चाहिए, और वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी जिसमें कि हमें सत्य और तथ्य के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ये देखा कि क्या चीज है जिससे ब्रिटिश शक्तिशाली बन गए हैं। तो देयर ही टोल्ड देम, उसने वहां जाकर उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। हम आपको अपना शासक मानते हैं और आप भी हमें अपने अधीन मान सकते हैं। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है अधीन। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रूलर निभानी चाहिए, जो अपने सब्जेक्ट्स के प्रति होती है, यानी आपके अधीन लोगों के प्रति जो आपकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य है, उसे भी आपको याद रखना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. तो राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी, लेकिन जो सस्पिशियस का मतलब होता है शक की मिजाज के जो लोग होते हैं, तो ब्रिटिश लोगों को जब पता चला तो उन्हें शक होने लगा और उन्होंने 1823 में वो न्यूज़पेपर बंद करवा दिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। तो अंग्रेजों ने अत्याचार किया इस दौरान 1765 से 1835 के बीच। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूज टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, वो इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते रहे। इन 1818 दे हैड पास्ड द रेगुलेशन 3। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। 1818 में उन्होंने एक ऐसा नियम पास कर दिया जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। तो ये एक बहुत ही खराब चीज थी जो अंग्रेजों ने किया था। अब यहाँ लिखा है, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस।
तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हमेशा बड़ी बड़ी सैलरी, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, और वो दूसरा भारत में बिजनेसेस भी करते थे जिससे वो अपना भाग्य बना रहे थे। फॉर्च्यून्स का मतलब होता है भाग्य, यानी बहुत पैसे कमा रहे थे। यहाँ लिखा है बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 में उस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन से हमको निर्यात कर रहे थे वो लोग 7 करोड़ रुपीज के सामान, जो कि हमारी कंट्री में पहले बनता था, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के बाद या टैक्स लगने के बाद वो हमारी कंट्री में बनना बंद हो गया, और ब्रिटेन में हमारा रॉ मटेरियल जाता था वहाँ, वो उसको बनाते थे प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज होने के लिए आता था सामान, तो जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था या मुनाफा होता था। गवर्नर जनरल बैंकेट रिपोर्टेड द, पहले ये पढ़ लेते हैं, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। तो जो ये ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूट मचा रखी थी उसकी वजह से वो प्रॉस्पर हो रहे थे, यानी कि अच्छे बन रहे थे, उनका बहुत भाग्य अच्छा हो रहा था, और जो इंडियन इंडस्ट्री थे वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। भारत की जो इंडस्ट्री थी वो खत्म हो रही थी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। तो गवर्नर जनरल बेंटिक इंडिया से इंग्लैंड गए, और वहाँ उन्होंने कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स इन इंडिया। कॉटन वीवर्स मतलब जो कॉटन से कपड़ा बनाने वाले लोग थे, वो अब कपड़ा नहीं बनाते, बल्कि वो अब हड्डियों का ढांचा बन गए हैं, और वो हमारे खेतों में, जो इंडिया के जो मैदानी इलाके हैं उनमें वो अब कपास की खेती करते हैं, यानी वो कॉटन की खेती करते हैं। वो तो अच्छे खासे थे, जो कि खूब अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका, वो अपने कॉटन को वीव करते थे यानी कपड़ा बनाते थे, और वो अब हड्डियों का ढांचा बन गए क्योंकि उनके काम खत्म हो गए हैं, और उनको मजबूरी में खेती करनी पड़ रही है, वो भी अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि असंतोष, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय लोगों में असंतोष की भावना, डिससेटिस्फैक्शन की भावना बढ़ गई बिटवीन 1835 से 1856 के बीच में। एजुकेशन इन इंडिया was in Persian and Sanskrit in 1835. An Englishman named Macaulay suggested a change। जो 1835 तक जो एजुकेशन थी वो इंडिया में या तो उर्दू में होती थी, पर्शियन मतलब उर्दू, और संस्कृत मतलब संस्कृत में होती थी या तो। लेकिन एक इंग्लिश मैन जो थे अंग्रेज, मैकॉले, उसने ये सजेस्ट किया कि जो यहाँ के लोग हैं, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। जो यहाँ के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, हमें उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। और दूसरे ये अंग्रेज जो थे यहाँ के, उन्होंने बोला आई एग्री, यानी मैं उससे सहमत हूँ। यहाँ लिखा है इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। तो जो इंग्लिश एजुकेशन थी जब शुरू हुई तो उन्होंने हमको इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश लोगों को अंग्रेजी में काम करने वाले लोग मिल गए, और उन्होंने उनको क्लर्क रख लिया, और थोड़ी थोड़ी पैसों पर उनको छोटी छोटी नौकरियां दे दी, जिससे उनका काम अच्छे से चल सके। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन साथ ही साथ हमारे भारत में भी, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो हमारे भारत में भी इंटेलेक्चुअल्स यानी विद्वान या बुद्धिजीवी लोग बढ़ने लगे, जो बहुत अच्छा समझते थे चीज़ों को और अच्छी बात करते थे। जैसे कि पहले ये कह रहे हैं, ये एक विद्वान है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, यानी हमें हमारे भाइयों बहनों को पढ़ाना चाहिए। ये सेकंड में है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और हमें उनकी जो भौतिक स्थिति है, यानी वो जिस कंडीशन में जी रहे हैं, खराब कंडीशन में, उसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और फिर ये तीसरा कह रहे हैं, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस
टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ग्रीवेंसेस का मतलब होता है जो कंप्लेन होती है, शिकायत होती है, कि हमें अपनी शिकायतों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारे भाइयों की हालात सुधर सकती है। ये 1856 का ये मैप है। हमने 1735 का 65 का मैप देखा था, जहाँ ज़्यादा पीला था, यानी हमारे अपने जो राजा थे उन लोगों का राज्य था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ये पिंक है, जो कि ब्रिटिश एरिया का राज्य है। तो ज़्यादातर भारत के ऊपर 1856 तक ब्रिटिश लोगों का राज शासन हो गया था, और थोड़ी से ही येलो एरियाज बचे थे जहाँ पर राजाओं का शासन था। येलो एरियाज में हमारे अपने इंडिया के राजा लोग का शासन था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। तो जो इंडियंस थे वो आपस में बात करते थे कि अंग्रेज लोग भारतीयों के बारे में नहीं सोचते। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो हमारे जो राजा हैं वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। और हमें हमारी नौकरियां खो गई हैं, हमारे काम धंधे बंद हो गए हैं। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और हमारी जो ज़मीनें थी वो भी छिन गई हैं, और वो हमारे भाइयों को धर्म परिवर्तन करने को बोल रहे हैं या करवा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। क्या एक ये बोल रहे हैं भाई साहब कि आप सिर्फ बात करते रहते हो, हमें कुछ करना चाहिए ताकि अंग्रेजों को हम भारत से निकाल सकें। तो नेक्स्ट है द स्पार्क्स। क्योंकि वहां पर असंतोष बढ़ रहा था, तो इसलिए फिर चिंगारियां निकलने लगी। स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियां निकलना, यानी लोगों के असंतोष से लोग परेशान थे, और जिसकी वजह से वो लड़ने लगे। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब होता है किसान या फार्मर्स। तो जो कर थे या टैक्सेस थे जिसके कारण किसान बर्बाद हो गए थे। इन बंगाल एंड संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। जो बंगाल और संथाल्स थे, जो जगह थी संथाल और बंगाल, वहाँ पर जो जिन लोगों की लैंड छिन गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने नए लैंड रूल निकाल दिए थे, वो लोग परेशान थे और कुछ करना चाह रहे थे। इन 1855 दे रोज इन रिबिलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, और मैसेकर्ड का मतलब होता है नरसंहार किया। उन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस और अंग्रेजों को मार दिया, यानी लड़ाई छिड़ने लगी। ये है डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में इंडियंस लोग थे, उनके बीच भी अब धीरे धीरे ये पनपने लगा, असंतोष बढ़ने लगा। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। मतलब जो जो अंग्रेज सिपाही थे उनको बड़े बहुत अच्छी पे मिलती थी, उनको बड़े बंगले मिलते थे। मेंशंस का मतलब होता है बंगले, और रहने के लिए बड़े बंगले मिलते थे, और नौकर भी मिलते थे। सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर। तो जो अंग्रेज थे उनको तो इतना कुछ मिलता था, लेकिन यहाँ लिखा है कि वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमें बहुत ही कम सैलरी मिलती है। पिटेंस मतलब बहुत ही कम, हमें बहुत कम पैसा मिलता है, और हमारे प्रमोशन भी बहुत स्लो हैं, यानी हमारा प्रमोशन भी बहुत देर से होता है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। तो अंग्रेज जो है वो हमें समुद्र पार करके जाकर दूसरे देशों में लड़ाई करने को कहता है, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज दिस टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स। एज ओल्ड कस्टम का मतलब होता है जो हमारी सदियों पुराने रीति रिवाज हैं। वो कहते हैं कि ये अंग्रेज कौन है, ये टोपी वाले अंग्रेज कौन है जो हमारे सदियों पुराने रीति रिवाज खत्म करने को कह रहे हैं। और ये यहाँ बोल रहे हैं वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, यानी हमें अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट में लिखा है कि सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। तो एक सिपाही मंगल पांडे थे, एक बहुत फेमस नाम है जो आपने सुना होगा 1856-57 की लड़ाई में। वो उन्होंने उनके जो एडजुटेंट थे, यानी एक बड़े अफसर होते हैं उनकी आर्मी के,
उनको उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, यानी उनको मारने लगे, जिसकी वजह से उनको फांसी की सजा दे दी गई। एग्जीक्यूटेड का मतलब फांसी की सजा दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने रेजिमेंट के एडजुटेंट को के ऊपर अटैक कर दिया था। यहाँ लिखा है थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। यानी ये जो बाकी भी बहुत सारे हजारों सिपाहियों ने विद्रोह किया था, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह होता है, तो उनको अंग्रेजों ने उनकी यूनिफॉर्म उतारवा दी और उनको बहुत अपमानित किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि अंग्रेज जो है वो जो भारतीय सिपाहियों को अपमानित कर रहे हैं। Few Englishmen had cared to understand the customs or the people's mind. लेकिन कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो ये बात समझते थे, भारतीयों के मन की बात समझते थे और भारतीयों के रीति रिवाज भी समझते थे। तो ये इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं, 3 इंडियंस। एक कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो ये कह रहा है ब्राह्मण को कि ओ ब्राह्मण सिपाही, क्या तुम जानते हो जो ये जो राइफल के लिए जो बुलेट होती है, गोली होती है, उसमें जो ग्रीस लगी होती है वो काऊ या पिग की होती है जो तुम अपने मुंह से निकालते हो। यानी ये अंग्रेज जो है वो जो गोली बनाते हैं उसमें काऊ का मीट यूज होता है और पिग का भी, जिसकी वजह से पंडित जी को खराब लग रहा है। उसके बाद पंडित जी कहते हैं क्या ऐसा ऐसा है क्या, और ये एक मुसलमान भाई हैं, ये कहते हैं द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, यानी पिग का है इसलिए इनको भी बुरा लगता है। तो ये कहते हैं जो ये अंग्रेज हैं उन्होंने हमें भी धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. लेकिन क्योंकि विद्रोह बढ़ रहा था तो लोगों ने एक संदेश के तौर पर रोटियों को भेजना शुरू किया, विलेज से विलेज तक लोगों तक पहुंचाना शुरू किया संदेश की जो राजा लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सब लोग एक हो जाएं और हम अंग्रेजों के खिलाफ, हमें उनकी सर्विसेज सबकी सबकी जरूरत होगी। तो ये एक भाई साहब ये कहते हैं यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी। तो ये शायद विलेज के बूढ़े पंच हैं, ये इन्होंने कहा है कि मेरे सभी जो गांव वाले लोग हैं वो रेडी हैं आपकी मदद के लिए। यहाँ लिखा है सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। तो जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको भी जो कमल का फूल होता है वो सर्कुलेट किया गया, ये बताने के लिए कि हम सब विद्रोह करेंगे। और ये कह रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं डेथ टू द फॉरनर्स, यानी जो विदेशी हैं उनको मारना होगा। द मासेस गेव ऑल हेल्प्स एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। पेट्रियट्स बोलते हैं जो देशभक्त लोग होते हैं, मासेस मतलब जो लोग हैं देश के, तो देश के लोगों ने जो देशभक्त लोग थे उनको खूब मदद किया, उनको खाना भी दिया और उनको रहने की जगह भी दी। अब है 8th में है रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि विद्रोह की जो लड़ाई थी 1857 की वो 1857 में शुरू हुई। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, क्योंकि लोग असंतुष्ट थे, लोग खुश नहीं थे और लोग परेशान थे, जिसकी वजह से लोग भारतीय लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी। वायलेंट आउटब्रेक का मतलब होता है हिंसा की लड़ाई। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और सिपाहियों ने दिल्ली के लिए मार्च करना शुरू किया और वो सिपाही कह रहे थे लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, यानी जो बहादुर शाह उस समय एम्परर थे, राजा थे मुगलों वाले, वो उसको उनकी जय पुकार रहे थे। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। जो बहुत सारे जमींदार लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ऐसे नियम बना दिए थे, पॉलिसीज ऐसी बना दी थी जिसकी वजह से उनको ज़मीनें खोनी पड़ी अपनी, और इसलिए वो भी नाखुश थे। सूर का मतलब होता है नाखुश होना। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। फिर वो आपस में बात कर रहे हैं कि
जो ये अंग्रेज हैं इनका शासन खत्म होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हम भी आपको मदद करेंगे, जो विद्रोही सैनिक थे हमारे, इनसे इनकी भी ये मदद करने को राजी हो गए, जो लैंडलॉर्ड्स थे। नेक्स्ट है, लास्ट है ये, द फाइट फॉर फ्रीडम, यानी आज़ादी की लड़ाई 1857 में जो चली, उसमें बहुत सारे लोग थे, जिनमें एक मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो जो हमारे अपने शासक थे इंडिया के, जैसे कि एक बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, वो भी नाखुश थे अंग्रेजों से, क्योंकि उनका भी किंगडम छीन लिया गया था, उनका राज्य छीन लिया गया था। वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, तो ये भी कह रही हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। ऐसे ही पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, ये कुछ लीडर्स थे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूनिंग आवर लैंड, भाइयों खड़े हो जाओ, और क्योंकि अंग्रेज हमारी जमीनों को बर्बाद कर रहे हैं। रूनिंग का मतलब होता है बर्बाद करना। दे ज्वाइंड अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, तो ये जितने भी लीडर्स थे इन्होंने सबने जो आज़ादी की लड़ाई है उसको ज्वाइन कर लिया अगेंस्ट ये विदेशियों अंग्रेजों के खिलाफ। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, तो बरेली, कानपुर, इलाहाबाद और सब जगह जो भारतीय लोग थे वो इस लड़ाई में खड़े हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान एक इंडियन थे, उन्होंने तात्या टोपे को कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें, ये हैं अजीमुल्ला खां, ये तात्या टोपे को कह रहे हैं कि हमारे को पेशवा नाना साहेब, ये पेशवा नाना साहेब हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंस की वार में, यानी आज़ादी की लड़ाई में ये हमारे लीडर होने चाहिए। ये एक और हैं जो कुंवर सिंह हैं बिहार के, ये 80 ईयर्स ओल्ड हैं, और इनकी जब ये लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, तो इनके हाथ में गोली लग गई, यहाँ पर एक गोली लग गई इनको, तो इन्होंने अपना हाथ काट दिया अपनी तलवार से, और बोला कि मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, और गंगा जी में उस हाथ को बहा दिया और कहा कि ये मेरी आखिरी आपको वो है, भेंट है, ये मेरी आपको आखिरी भेंट है। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो देशभक्त लोग थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के ऊपर लड़ाई कर दी, और उनको नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में उनको हर जगह उनके लड़ाई की। तो ये हमने देखा पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन हमारी हिस्ट्री की, जिसमें हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की देखी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।